राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का 6th चैप्टर फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसके पहले पार्ट में बच्चों हम लोगों ने ये देख लिया था कि फंक्शन क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, और उस पे बेस हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज बच्चों हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम देखेंगे कि फंक्शन अलग अलग टाइप का कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है बच्चों वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है? वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? देखो डेफिनेशन कह रही है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन देन द फंक्शन इज वन। और एक नीचे कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन जो दे रखी है बच्चों, ये हम लोग सम्स को सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे। अगर मेरे पास कोई सम दिया जाएगा और बोलेगा ये कि ये फंक्शन वन है या नहीं, प्रूफ करो, तो हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको फिलहाल तब देखेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। पहले वाले पार्ट में बच्चों हम लोगों ने डोमेन और कोडोमेन की बात की थी। डोमेन क्या था? डोमेन वो जगह थी जहां से फंक्शन इनपुट लेगा, कोडोमेन वो जगह थी जहां पे आउटपुट आएगा, बराबर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास सामने यूनिक इमेज चाहिए, मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स लिए हम लोगों ने इस चीज को समझने के लिए। पहला ए डोमेन है, बी कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, ठीक है। अब पहले वाले में देखो कंडीशन क्या है? डोमेन के हर एक एलिमेंट को सामने मैप करवाना है यूनिकली। अब क्या मतलब है यूनिकली का? अब देखो ये वन कहां मैप कर रहा है? बी। तो अगर बच्चों यूनिकली का मतलब क्या? यूनिकली मैप करने का मतलब ये है कि अगर वन बी पे मैप कर गया तो बी पे और कोई मैप नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अगर वन ने बी के साथ जोड़ी बना ली है तो बी और किसी के साथ जोड़ी नहीं बनाएगा, ये मतलब है यूनिकली मैप करने का, ठीक है। तो देखो वन बी पे जा रहा है, बी पे और कोई नहीं आ रहा है, टू ए पे जा रहा है, ए पे कोई नहीं आ रहा है, थ्री सी पे जा रहा है, सी पे दूसरा कोई नहीं है, फोर डी पे है, डी पे कोई नहीं है, और देखो डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास इमेज है। तो बताओ अब ये फंक्शन वन है क्या? यस इट इज वन। अब यहां पे देखो कंडीशन क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास इमेज चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए। तो अगर मैं इमेज ढूंढते ढूंढते इन भाई साहब के पास पहुंचूंगा तो इन भाई साहब के पास तो इमेज ही नहीं है, देख रहा है सामने, तो मैप ही नहीं कर रहा है। तो अगर डोमेन का एक भी एलिमेंट खाली छूट गया तो वो फंक्शन वन नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, यहां पर देखो डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास इमेज है क्या? जरा देखो, वन जा रहा है बी पे और कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो टू जा रहा है ए पे और थ्री भी जा रहा है ए पे। क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों? डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास इमेज है। देखो वन के पास बी है, फोर के पास सी है, टू और थ्री के पास ए है। बट प्रॉब्लम क्या है? टू और थ्री की जो इमेज है वो सेम पॉइंट पे जा रहे हैं, ये लोग अलग अलग जाने चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसी वजह से ये जो फंक्शन है वो वन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट सेम जगह पे मैप करें, इनको अलग अलग मैप करवाना है। यहां पर आओ, अब बताओ ये फंक्शन है क्या बच्चों? फंक्शन वन है क्या? बेसिकली फंक्शन तो है, देखो जरा है क्या, ऑब्जर्व करना। अब अगर इसको देख के आपके मन में सर सवाल ये आ रहा है या मन में शंका उठ रही है कि सर यहाँ पे सी तो खाली है इसीलिए वन नहीं होगा, तो वो गलत है। क्यों गलत है? कंडीशन को ध्यान से समझो। कंडीशन बोलता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास सामने इमेज चाहिए, वो भी यूनिक। देखो जरा वन भाई साहब बी पे जा रहे हैं, बी पे कोई और नहीं जा रहा है, टू जा रहा है ए पे दूसरा कोई नहीं है, थ्री जा रहा है डी पे कोई और नहीं है, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास इमेज है, इसका मतलब ये भाई साहब वन है। क्लियर है ये चीज? तो ये था बच्चों वन। अब इसमें ये कंडीशन थी। कंडीशन क्या है? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज x1 बराबर x2। अब ये जब मैं सम सॉल्व करूंगा तब ये कंडीशन को हम लोग उठाएंगे। जब सम सॉल्व करेंगे तो सम को इसी कंडीशन से सॉल्व करना है, तब हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों वन फंक्शन का मतलब। अब बढ़ते हैं आगे। आगे एक और फंक्शन है, देखो वन का एक भाई होता है जो होता है मैनी वन, उसको यहीं पे बता दे रहा हूं मैं, क्या होता है वो? मैनी वन। अब मैनी वन क्या है बच्चों? जो फंक्शन वन नहीं होगा वो मैनी वन होगा। अब ये दोनों बच्चों क्या है? वन नहीं है, तो ये दोनों क्या है? मैनी वन फंक्शन है, खत्म हो गया ये, ठीक है। जो फंक्शन वन नहीं है वो मैनी वन हो गया। तो ये था बच्चों सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, वन के बाद मैनी वन फंक्शन। अब हम लोग चलते हैं बच्चों आगे वाले फंक्शंस के टाइप पे, देखते हैं क्या है। बच्चों चलते थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब भाई साहब ये क्या है? डेफिनेशन क्या कह रही है बच्चों? डेफिनेशन कह रही है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन
pre-image in the domain, then the function is called as onto। अब अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो जो पहली वाली डेफिनेशन थी 1-1 की, वो हमारे डोमेन की बात कर रही थी, और जो onto की कंडीशन है वो यहाँ पे कोडोमेन की बात कर रही है। देख लो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मतलब हर एक एलिमेंट कोडोमेन का हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, मतलब उसके पास अगर एक कम से कम एक प्री इमेज है तो वो फंक्शन onto है। अब क्या मतलब है? और दूसरी जो कंडीशन दे रखी है बच्चों, ये हम लोग जब एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तब यूज करेंगे। क्या कह रहा है? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, मतलब y कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए अगर x इन कोडोमेन मतलब डोमेन में एटलीस्ट हर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कम से कम एक एलिमेंट, सच दैट f ऑफ x बराबर y। अगर ये पल्ले नहीं पड़ रहा है तो एग्जांपल्स में पल्ले पड़ जाएगा। फिलहाल इसको याद रख लो, डेफिनेशन एक्चुअल में ये है, ठीक है। अब करना क्या है, क्या हम लोग onto के लिए चेक करेंगे, उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तब डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। अब क्या कह रहा है डेफिनेशन? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, तो ये मेरा कोडोमेन है, ढूंढो भाई एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। हाँ भाई, ए बी सी एलिमेंट मिल गए, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। अब देखो ए के ऊपर कोई एलिमेंट मैप कर रहा है क्या? हाँ, ए के ऊपर 1 मैप कर रहा है, मतलब इसके पास प्री इमेज है। हाँ है। फिर बोल रहा है बी के पास देखो एक प्री इमेज है। हाँ है। सी के पास है। हाँ है, प्री इमेज है यहाँ पे सारे एलिमेंट के पास। तो कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज कम से कम एक प्री इमेज है ना, ज्यादा होगा तो भी चलेगा, एक तो है। अगर है तो ये फंक्शन onto है। क्लियर है ये चीज? सेकेंड वाले में देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कितने? 1 2 3, तीनों के पास प्री इमेज है क्या? देखो, ए का प्री इमेज है 2, बी का प्री इमेज है 1, सी का प्री इमेज है 3। ठीक है, तो जब मैं onto चेक करूंगा तो डोमेन में अगर कोई एलिमेंट खाली भी रह गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ कोडोमेन चेक करूंगा और चेक करूंगा कि कोडोमेन के पास प्री इमेज है कि नहीं है। यहाँ पे देखो सबके पास है, मतलब ये onto है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट, मतलब कोडोमेन में कौन कौन है? ए बी सी डी है, बराबर। अब देखो ए पे 2, ए के पास प्री इमेज है, बी के पास प्री इमेज है, सी के पास प्री इमेज है। भाई साहब, डी के पास तो प्री इमेज है ही नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं। हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज चाहिए, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? onto नहीं है। अब इस केस में जरा ध्यान से देखो, क्या ये onto बनेगा? ऑब्जर्व करना जरा, देखो, चलो ऑब्जर्व करो अब इसको। प्री इमेज है, प्री इमेज है, प्री इमेज है, प्री इमेज है, दिख रहा है क्या? क्या ये onto है? आंसर बोलो जल्दी से। है, ये onto नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फंक्शन की कंडीशन क्या है? डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज चाहिए ना, एक एलिमेंट, एक ही डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से मैप करना चाहिए। कंडीशन है फंक्शन की, बराबर। रिलेशन मतलब एक एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 रिलेट कर रहा है बी से भी, 3 रिलेट कर रहा है सी से भी, तो ये तो पहली बात फंक्शन ही नहीं है, onto का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझा? तो ये था बच्चों कंडीशंस हमारे पास onto के लिए। अब एक चौथा फंक्शन होता है जो onto का भाई है, जैसे 1-1 का भाई था many one, onto का भाई हमारे पास है into फंक्शन। क्या है ये? into फंक्शन। अब into फंक्शन क्या है बच्चों? जो फंक्शन onto नहीं है वो into है, तो ये into है, ये तो फंक्शन ही नहीं था, तो into का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये जो है ये into फंक्शन है। क्लियर है ये चीज? डेफिनेशन क्या है? जो फंक्शन onto नहीं होगा वो into हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारे 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1-1, फिर many one, onto और into। ठीक है, अब इन चारों में से मैं किन 2 को उठा के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बनाऊंगा जिसको हम लोग बोलेंगे इनवर्टिएबल फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। समझते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? बच्चों चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन में जिसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, या दूसरा इसको बोलते हैं इनवर्टिएबल फंक्शन। मेजरली आपको बाइजेक्टिव मिलेगा। अब बाइजेक्टिव फंक्शन बच्चों क्या होता है? अ फंक्शन विच इज 1-1 यानी इंजेक्टिव एज वेल एज onto यानी सर्जेक्टिव इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब क्या है? ऐसा फंक्शन बच्चों जो 1-1 भी है, जो onto भी है, जो इंजेक्टिव भी है, जो सर्जेक्टिव भी है, हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे वो फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव। क्लियर है बच्चों? ये डेफिनेशन आप समझते हैं एग्जांपल से क्या है। अगर पहले एग्जांपल को चेक करूं मैं, अब मुझे क्या चेक करना है कि ये जो भी फंक्शंस बच्चों बन रही है 1-1 भी चाहिए, onto भी चाहिए।
तो पहले चेक करते हैं ये 1 1 है क्या, पहले चेक करो ये 1 1 है क्या। अब 1 1 में मैं क्या चेक करूंगा, 1 1 में मैं डोमेन चेक करूंगा कि डोमेन के पास सामने यूनिक इमेज है कि नहीं। देख लो 1 के पास C है, C के ऊपर और कोई नहीं जा रहा है, यूनिक है। 2 के पास F है, F पे और कोई नहीं आ रहा है, यूनिक है। 3 के पास A पे कोई और नहीं आ रहा है, ये भी यूनिक है। 4 के पास B जा रहा है, 4 मतलब B पे जा रहा है, B पे और कोई नहीं आ रहा है। मतलब बच्चों डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास सामने मेरे पास एक यूनिक प्री इमेज है, इसका मतलब ये 1 1 है। यस ये है। अब मुझे क्या चेक करना है बच्चों, ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास सामने प्री इमेज चाहिए, एटलीस्ट 1। अगर ज्यादा हो गई तो भी चल जाएगा, बट मुझे कम से कम एक चाहिए। तो देखो ए के ऊपर अगर ऑब्जर्व करूं तो ए पे कौन मैप कर रहा है, 3, मतलब ए के पास प्री इमेज है 3। बी को ऑब्जर्व करूंगा तो बी के पास 4 है, इसके पास भी प्री इमेज है। सी के लिए 1 है, एफ के लिए 2 है। मतलब क्या दिख रहा है बच्चों, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास मेरे पास सामने प्री इमेज है, इसका मतलब ये ऑन टू भी तो है, बराबर। तो ये क्या फंक्शन है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर ये जो फंक्शन दे रखा है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बढ़ो आगे वाले एग्जाम्पल पे। अब इसमें मुझे क्या चेक करना है बच्चों, पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 में क्या चेक करना है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास सामने यूनिक प्री इमेज। तो पहले 1 को देखो, 1 जा रहा है बी पे और कोई नहीं जा रहा है, यूनिक प्री इमेज है। 2 के पास 2 ए पे जा रहा है, ए पे और कोई नहीं है, भाई साहब ये चलेगा, यूनिक है। 3 जा रहा है सी पे और कोई नहीं जा रहा है, मतलब इसके पास भी इमेज है। अब 4 भाई साहब को ऑब्जर्व करो, 4 तो बेचारा खाली है, इसकी तो जोड़ी नहीं बनी किसी के साथ, तो इसके पास क्या है बच्चों, इमेज है नहीं। इसके लिए जो फंक्शन है, फंक्शन क्या बताओ आप लोग, ही 1 1 है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर ऑन टू के लिए ऑब्जर्व करो तो देख लो बच्चों 3 ही एलिमेंट है, तीनों के पास सामने प्री इमेज है, तो ये फंक्शन बच्चों ऑन टू तो कंफर्म है, ऑन टू है, बट 1 1 नहीं है, इसीलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। आगे चलते, थर्ड एग्जांपल। थर्ड वाले को ध्यान से पहले डोमेन को चेक करो 1 1 के लिए। डोमेन को चेक करेंगे 1 1 के लिए, तो ये कैसा दिखेगा, 1 के पास सामने D है, 2 के पास C है, 3 के पास B है, मतलब सबके पास इमेजेस तो है। ठीक है, अब को डोमेन पे चलो देखो प्री इमेज है कि नहीं। A के लिए 3 है, प्री इमेज है। C के लिए 2 है, D के लिए 1 है, बट ये B भाई साहब खाली है, मतलब B के पास प्री इमेज नहीं है। तो अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो बच्चों पहला वाला 1 1 तो है, बट ऑन टू की कंडीशन को फेल कर रहा है वो, इसीलिए जो सेकंड वाला, जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 1 है, ऑन टू नहीं है। क्लियर है बच्चों, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे, देखते हैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैसा होता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। ठीक है बच्चों बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे, जो है हमारा ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। अब हमको ये चेक करना है कि अगर मेरे पास बच्चों कोई फंक्शन दिया है तो मैं उसका ग्राफ किस तरीके से निकाल सकता हूँ, उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एक रैंडम फंक्शन का डायग्राम दे रखा है। मेरे पास एक फंक्शन है जो ए से बी में जा रहा है, जहाँ पे ए मेरा डोमेन है और बी मेरा कोडोमेन है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है, वो बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या है, जब भी बच्चों ग्राफ आप बनाओ तो डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पे जाएगा, और जो हमारे कोडोमेन भाई साहब हैं ये बच्चों हर बार हमेशा वाई एक्सिस पे ही जाएंगे। आपको ये बातें याद रखनी है जब आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस, ये आ गया मेरा वाई एक्सिस। तो अभी मैंने क्या किया, डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पे, डोमेन क्या है 1 2 3 ABC, तो ये 1 2 3 ABC जो डोमेन के एलिमेंट्स है ये जाएंगे एक्स एक्सिस पे, और ये सारे एलिमेंट जाएंगे वाई एक्सिस पे। फिर हम लोग देखेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला काम क्या करो, डोमेन के एलिमेंट्स को लिख दो। डोमेन क्या है मेरे पास, 1 2 3 1 2 3 ABC, ये बच्चों डोमेन के एलिमेंट को प्लॉट कर दिया हमने। अब कोडोमेन जाएगा वाई एक्सिस पे। कोडोमेन के पास क्या है बच्चों, P Q R 4 5 6 7 8, ऐसे कुछ तो है। ठीक है, अब जैसे ही बच्चों हम लोगों ने पॉइंट प्लॉट कर दिया, अब ओरिजिनल फंक्शन देखो कौन सा एलिमेंट कहाँ मैप कर रहा है, उसको ग्राफ पे जोड़ते जाओ। तो अगर मैं 1 को देखूं तो 1 मैप कर रहा है 4 पे, देख लो
1 और 4 की जोड़ी बन रही है, तो 1 और 4 कहाँ जाएगा? देखो ये रहा मेरे पास 1 और ये रहा 4। जब मैं अच्छे से ड्रॉ करने बैठूंगा तो ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। पहला पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब 2 किधर जा रहा है बच्चों? देखो जरा ध्यान से, 2 जा रहा है 8 पे, ठीक है। तो 2 के लिए 8, ये 2, तो 8 कहाँ है? ऊपर है, तो ये कुछ यहां जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है बच्चों? 3 जा रहा है P पे। 3 के लिए P कहाँ है बच्चों? ये तो इधर ही है। 3 के लिए P ये आ गया ऊपर। फिर A जा रहा है। A कहाँ पे जा रहा है बच्चों? A जा रहा है 7 पे। A जा रहा है 7 पे। 7 कहाँ है? यहाँ पे है। और A ये आ गया, यहाँ पे कुछ आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। फिर B जा रहा है Q पे। B जा रहा है Q पे, तो Q कहाँ है मेरे पास? ये सेकंड नंबर पे, तो ये इधर आ जाएगा कहीं पे तो भी। फिर मेरे पास है बच्चों C। C कहाँ जा रहा है? 5 पे। C जा रहा है 5 पे। 5 यहाँ पे कहीं पे है, और ये C। ऐसे अंदाजे हमने जोड़ पॉइंट्स प्लॉट कर दिया। अब क्या करना है? इन सबको जोड़ दो। पहले ये प्लॉट किया, पहले मैंने लिया ये, ठीक है। अब इसको सेकंड नंबर क्या है? ये वाला, ये इसको जोड़ा। फिर यहां से थर्ड वाला, फिर ये, फिर ऐसे कुछ, और ये यहां से ऐसे आगे जाता रहेगा जो भी रहेगा। तो क्या हुआ बच्चों? ये दिख रहा है, ये हमने इस फंक्शन जो हमारे पास था उसका हमने ग्राफ बना दिया। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ बच्चों इस तरीके से प्लॉट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है जिनके अलग अलग ग्राफ है। अब हम लोग क्या करेंगे? उन सारे फंक्शंस और उनके अलग अलग ग्राफ कैसे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे, और उन ग्राफ पे से बच्चों हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालेंगे, ठीक है। अब इसी की पहले तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझते हैं। अब डोमेन क्या है बच्चों? देखो डोमेन तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, मतलब जितने एलिमेंट्स प्लॉट किए वो सारे के सारे, मतलब 1 2 3 ए सॉरी बी सी, ये आ गया डोमेन। कोडोमेन क्या है मेरे पास बच्चों? इसका कोडोमेन हमारे पास है P Q R 4 5 6 7 8, ये आ गया कोडोमेन। अब चाहिए बच्चों रेंज। रेंज क्या है? रेंज एक्चुअल आउटपुट जो मुझे मिलता है ग्राफ के ऊपर, वो रेंज है। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे रखे ना वो सारे रेंज में आएंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा रेंज कौन सा है? इन पॉइंट्स के लिए जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे रेंज का एलिमेंट होगा, ठीक है बच्चों। हमने पहले भी देखा है कि रेंज क्या होता है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। तो जो भी पॉइंट यहाँ प्लॉट किए उसका y कोऑर्डिनेट तो कोडोमेन से ही आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, वो बन जाएगा कोडोमेन। देख लो पहले वाले को देखो तो y कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये 4 गया। दूसरे वाले के लिए 8 है, 8 गया। तीसरे वाले के लिए है P आ गया इधर। चौथे वाले के लिए 7 आ गया इधर। फिर ये है Q, इधर आ गया। ये है मेरे पास 5, ये आ गया इधर, ऐसे कुछ। अब ये जितने भी एलिमेंट आ गए बच्चों, ये हो गया हमारा रेंज। अब ये जो ऑब्जर्व करना, रेंज किस में से निकल रहा है? कोडोमेन में से निकल रहा है, इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। देख लो जो ये सेट है ये इसी का सबसेट है, इसी के अंदर से निकल रहा है, ठीक है। तो ये था बच्चों डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कंसेप्ट बाय ग्राफ। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं और उनके ग्राफ स्टडी करते हैं, और उस पे से हम लोग उनका डोमेन, कोडोमेन और रेंज अलग अलग निकालेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। अब क्या है, कैसा दिखता है? डेफिनेशन क्या है देखो, अ फंक्शन f from r to r is said to be constant if f of x is equals to k for all x belongs to r, that is x belongs to domain। अब यहाँ पे देखो फंक्शन कहां से कहां तक का है? r से r तक, मतलब डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, ठीक है। अब f of x is equals to k का मतलब क्या है बच्चों? आप चाहे जो भी वैल्यू पुट करो डोमेन से चाहे जो आप इनपुट दे दो, आउटपुट हमेशा सेम ही मिलेगा हर वैल्यू के लिए। अगर ऐसा कोई फंक्शन आया तो हम लोग उसको कह देंगे कि वो फंक्शन कौन सा है? कांस्टेंट फंक्शन। अब क्या मतलब है बच्चों इसका? एग्जाम्पल हमने उठाया f of x is equals to 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब कैसा है ये समझना। अब मेरे पास बच्चों डोमेन क्या है? डोमेन है मेरे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। दैट इज रियल नंबर मेरे पास क्या है? -∞, इसलिए इंफिनिटी। मुझे इसके बीच की चाहे मैं जो वैल्यू पुट करूं सब पे ही आउटपुट टू देगा। क्या मतलब है बच्चों इसका? आप एक काम करो, आप पुट कर दो x इज इक्वल्स टू -2 इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा ये f of -2 यहाँ पे जहां पे x दिख रहा है -2 पुट कर दो। कैसा दिख रहा है ये? 2।
फिर पुट करो x को -1, कैसा दिखेगा, जहां जहां पे x वहां पे -1, क्या आ रहा है 2, फिर पुट करो 0, कैसा हो जाएगा ये f of 0 is 2, फिर पुट करो f को 1, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 1 पुट कर दो, बाकी सब एज इट इज, फिर पुट करो 2, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 2 पुट कर दो। मिल रहा है, दिख रहा है कि आपको चाहे जो इनपुट दे दूं आंसर सब पे 2 2 2 2 आ रहा है, तो जो फंक्शन ऐसे बिहेव करता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। देखो ग्राफ कैसा हो जाएगा, जब मैंने -2 पुट किया आंसर क्या दिया 2, जब मैंने 1 पुट किया आंसर क्या दिया 2, जब मैंने 0 पुट किया आंसर क्या दिया 2, जब मैंने 1 पुट किया आंसर क्या दिया 2, जब मैंने 2 पुट किया आंसर क्या दिया 2। दिख रहा है क्या, अगर जोड़ूंगा तो ऐसे लाइन क्रिएट होगी, तो जो फंक्शन ऐसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ हमेशा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही बनेगी कांस्टेंट फंक्शन की। ठीक है बच्चों, तो ये था पहले टाइप ऑफ फंक्शन। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टाइप नंबर 2 या सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन क्या कहता है। बच्चों देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। अब भाई साहब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन f from R to R is said to be identity if f of x is equals to x for all x belongs to R, यानी for all x belongs to domain। अब क्या है बच्चों ये f of x is equals to x, मतलब आप जो इनपुट दोगे वही आउटपुट पाओगे। ये वैसा फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो उस कहावत को सही साबित करता है, जो कहावत आपने सुनी होगी अपने बड़ों से, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये कहावत है ना, जैसे दोगे वैसा मिलेगा। ये सेम वही फंक्शन है, जो इनपुट दोगे बदले में वही आपको एज एन आउटपुट दे देगा, f of x बराबर x। ठीक है, एग्जांपल से समझते इसका ग्राफ क्या है। एग्जांपल, ये फंक्शन एक्चुअली आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा ही है, जो दोगे वो मिलेगा। ठीक है, एक काम करो, इसमें पुट करो x को 2, वही काम, x को 2 पुट करो, मतलब जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 2 पुट कर दो, कैसा दिखेगा ये f of 2, ये भी हो गया 2, फिर f x को आप एक काम करो 1 पुट करो, जहां जहां पे इसमें x दिख रहा है 1 डाल दो, f of 1 ये आ गया 1, फिर x को एक काम करो 0 पुट करो, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो, फिर एक काम करो x को पुट करो 1, जहां जहां पे x दिख रहा है, अब एक काम -1 डाल रहा हूं इधर, ठीक है, ये हो जाएगा -1, फिर एक काम करो x को पुट कर दो -2, तो ये क्या हो जाएगा f of -2 इज इक्वल्स टू माइनस, जहां जहां पे x था वहां पे -2 पुट कर दिया। अब देखो इसको ग्राफ पे प्लॉट करके, जब मैंने x को 2 पुट किया आउटपुट मुझे क्या मिला बच्चों 2 मिला, x को 1 पुट किया आउटपुट मिला 1, 0 पे मिल गया 0, -1 पे आउटपुट मिला -1, -2 पे आउटपुट मुझे मिला -2, ऐसे कुछ मिल रहा है। अब इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, जो लाइन बनेगी बच्चों वो हो जाएगा हमारा ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, जो कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी। सो बच्चों दैट्स द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले फंक्शंस पे, देखते हैं क्या है। बच्चों देखते हैं थर्ड फंक्शन क्या है। थर्ड फंक्शन इज बच्चों लीनियर फंक्शन। भाई साहब क्या मतलब है, अ फंक्शन f from R to R is said to be linear if f of x is ax plus b for all x belongs to the domain। अब लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है बच्चों, ऐसी है, f of x is ax plus b, जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी और अगर बगल में ये a और b कांस्टेंट नंबर्स होंगे। मैंने एक एग्जांपल उठाया, क्या है, f of x is equals to 2x plus 3, मैंने a और b को 2 और 3 पुट कर दिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते समझने की कोशिश करते, करना क्या है, डोमेन से कुछ पॉइंट्स उठाओ, इसके अंदर डालो, आउटपुट निकालो और इनपुट और आउटपुट को ग्राफ पे प्लॉट करके लाइन बना दो, ग्राफ बन गया। ठीक है, इनपुट क्या करेंगे हम लोग, डोमेन से रियल नंबर है, कुछ नंबर्स उठा लो रियल नंबर से, काम करो पुट करो x को 2 या -2 पहले पुट कर लो, क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे -2, तो ये 2 इंटू -2 प्लस 3, 2 इंटू -2 -4 प्लस 3, क्या आ रहा है बच्चों -2। जब मैं -1 मिल रहा है, जब मैं x को -2 पुट कर रहा हूं आंसर में मुझे माइनस का 1 मिल रहा है, -1 -2, जब मैंने -2 पुट किया आंसर में मुझे माइनस का 1 मिला। अब एक काम करो बच्चों, अब x को -1 पुट करो, x को -1 पुट करो, ये हो जाएगा f of -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 3, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, बराबर। जब मैं -1 पुट कर रहा हूं तो आउटपुट में मुझे 1 मिल रहा है। चलो आगे बढ़ो, एक काम करो 0 पुट करके देखो क्या हो रहा है,
x को 0 पुट कर दो, क्या हो जाएगा ये f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, तो आंसर आ रहा है 3। जब मैं 2 पुट कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट 3 मिल रहा है। एक काम करो 1 पुट करके देखो क्या मिल रहा है। जैसे ही x को 1 पुट करेंगे कैसा दिखेगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा 5। ये मुझे क्या मिलेगा, जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा आउटपुट में मुझे 5 मिलेगा। ऐसे कुछ बन रहा है। अब एक काम करो इनको जोड़ते हुए एक लाइन बना दो, अपना काम हो जाएगा। ऐसा दिखेगा ये, ऐसे कुछ। ये आ गया बच्चों हमारे पास ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, यानी लीनियर फंक्शन का ग्राफ ax प्लस बी यानी 2x प्लस 3 का ये आ गया हमारे पास ग्राफ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे वाले फंक्शन पे, देखते हैं कैसा है उसका ग्राफ। बच्चों देखते हैं फोर्थ फंक्शन क्या है। फोर्थ फंक्शन हमारे पास है बच्चों पावर फंक्शन। क्या कह रहा है ये, अ फंक्शन f फ्रॉम r to r is said to be power if f of x is equals to x raised to n, यानी x की पावर n for all x belongs to the domain। अब ये कैसा है फंक्शन, कैसा है बच्चों, f of x is x की पावर n, यहाँ पे n एक कांस्टेंट नंबर है। एग्जांपल उठा लिया मैंने, n को 2 पुट कर दिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। करना वही है, डोमेन से पॉइंट उठाओ तो इसके अंदर पुट करो, आउटपुट निकालो, इनपुट और आउटपुट को ग्राफ पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो मैं इनपुट क्या कर रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं भाई काम करो, पुट करो x को 0। जैसे x को 0 पुट करूंगा क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज 0 की पावर 2 यानी 0। चलो ठीक है, एक काम करो x को -1 पुट करो, कैसा दिखेगा, f ऑफ -1 यानी कि -1 की पावर 2, ये आ गया +1। एक काम करो x को +1 पुट करो, f ऑफ 1 यानी कि x1 की पावर 2, आंसर आ गया 1। अब एक काम करो x को 2 पुट करो, x को पुट किया 2 तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 यानी कि 2 की पावर 2 यानी 4। एक काम करो x को -2 पुट करो, ये हो जाएगा f ऑफ -2 यानी -2 की पावर 2 यानी कि 4। क्या किया समझ में आया, जहां जहां पे इसके अंदर x लिखा था ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला। ठीक है, अब देखो पहले जब मैंने 0 पुट किया आंसर क्या मिला भाई साहब, 0 पे तो 0 मिला, 1 पे मुझे 1 मिला, -1 पुट करने पे भी आंसर मुझे 1 मिला। जब मैंने 2 पुट किया तो मुझे आंसर मिला बच्चों 4। जब मैंने -2 पुट किया तभी भी मुझे बच्चों आंसर मिला 4। ऐसे कुछ बन रहा है, इनको जोड़ते हुए एक ग्राफ बना दो, अब लाइन खींच दो, कैसे हो जाएगा ये कुछ तो ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो जो इसका ग्राफ बन रहा है वो यू तरीके का बन रहा है। तो जो पावर फंक्शन होता है बच्चों उसका ग्राफ ऐसे यू शेप में बनता है। ठीक है, अब ये यू कितना बड़ा होगा कितना अंदर होगा वो डिपेंड करता है पावर क्या है। ठीक है, तो दैट्स द बच्चों ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन। अब बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे लीनियर फंक्शन हमने देखा, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, फिर रैशनल फंक्शन होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने देखा है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी काम आएगी। तो हम लोग वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। जो भी फंक्शन दे रखा है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स पुट करो, उन पॉइंट्स के लिए आउटपुट निकालो और उन इनपुट और आउटपुट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके उनके बीच का रिलेशन चेक कर लो, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम लोग आगे लॉगरिथमिक फंक्शन पे, देखते हैं कैसा है। बच्चों देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या है जो आपके काम की है। क्या है पहली प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक फंक्शन की, log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू log x इंटू log। अब पहले तो log में क्या क्या चीज है उसको समझते हैं। log के अंदर बच्चों हम लोग एक इनपुट डालते हैं, जिसको सपोज ऐसे यहाँ लिख दिया, और जो इधर है ना ये यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, log टू द बेस y ऑफ x। कैसे पढ़ूंगा मैं, बेस में मैंने y लिखा है, जो नीचे है इसको बेस बोलेंगे और ये इनपुट है मेरा। ठीक है, log के अंदर तो कैसे रीड करेंगे इसको, log टू द बेस y ऑफ x या तो फिर log ऑफ x ऐसे, बट बेस क्या है वो याद रखना है। अब जब ऐसा हो जाए बच्चों log ऑफ इधर x लिखा है, बेस में कुछ है ही नहीं। अब अगर बेस में कुछ नहीं होता है तो हम लोग अज्यूम कर दें कि बेस पे e है, तो वो क्या हो जाएगा log टू द बेस e ऑफ x या फिर log x, ऐसे हम लोग उसको रीड करेंगे। अब प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज है पहले log ऑफ x इंटू वाई। अगर log के अंदर दो लोग मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं, इंटू प्रोडक्ट में आ गया तो वो हो जाएगा सम में, log ऑफ x प्लस log ऑफ y। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है log ऑफ
2 इंटू 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log of 2 प्लस log of 3। सेम तरीके से डिवीजन की प्रॉपर्टी है, log of x अपॉन y को लिख सकते हैं हम लोग log of x माइनस log of y। कैसा हो जाएगा ये, log of 2 अपॉन 3 अगर लिखा है तो इसको मैं लिख दूंगा log of 2 माइनस log of 3। फिर आगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, log में अगर ऐसे नंबर लिखा है पावर के फॉर्म में log of x की पावर y, तो वो हो जाएगा y इंटू log x। क्या मतलब है इसका, कुछ ऐसा है, अगर मेरे पास log of 2 की पावर 3 लिखा है तो जो 3 है उसको बाहर निकालो, ये 3 उड़ के log के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 2। ये प्रॉपर्टी है, ठीक। आगे ये क्या है, ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है इसका, अगर ऐसे कुछ लिखा है log टू द बेस 2 ऑफ 3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या है देखो, log के बेस में 2 है, इनपुट 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ऊपर भी लिख दिया, log नीचे भी लिखा, तो ये बेस को नीचे डाल दिया, इनपुट को ऊपर डाल दिया। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। पहले बेस 2 था, अब बेस e बन गया है दोनों का। आगे अब यहाँ पे क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी को समझो। सपोज ऐसे कुछ लिखा है log टू द बेस 3, कैसे हो जाएगा ऐसे कुछ, log टू द बेस e ऑफ 3, ऐसे कुछ है, सपोज समझने के लिए बस बता रहा हूं। अब ये मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं log को उस तरफ भेज दूं, तो जब ये log उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है देखो, तो ये कुछ ऐसा बनता है, ये 2 एज इट इज है, इनपुट एज इट इज है, ठीक है। ये बेस में क्या है e, तो ये जब मैं log को उस तरफ भेज दूंगा तो e नीचे जाएगा, 3 उसके ऊपर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। कैसे लिखा हुआ है देखो, log टू द बेस e ऑफ x इज इक्वल्स टू b, तो क्या हो गया, मुझे log को उस तरफ भेजना है, तो x इधर ही बच गया, log a वहां चला गया। अब जब log a वहां चला जाएगा तो log गायब हो गया, a नीचे, ये जो इनपुट था वो उसके ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू a की पावर b, कब, जब log वहां से उधर जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, log टू द बेस a ऑफ a। अब इसका क्या मतलब है, जब log के अंदर इनपुट भी और बेस भी सेम हो जाते हैं तो आंसर 1 आता है। सेम तरीके से आगे वाली प्रॉपर्टी, log ऑफ 1 इज 0, अगर log के अंदर मैंने इनपुट 1 डाल दिया तो वो 0 आता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है log की जो आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है और इसको आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी जो भी आज की चीज थी, ये हमारा बेसिक्स था 6.1 के लिए। कुछ क्वेश्चन हमने 6.1 के पिछले पार्ट में किए थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।